बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। IT 430 का लेसन नंबर 37 है, पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन। के ऑनलाइन हमारा जो जितना भी फाइनेंस होता है उसको हम कैसे डील कर रहे होते हैं। पर्सनल फाइनेंस अलाउ ऑल द मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल मैटर्स इन अ कस्टमाइज्ड मैनर। इसमें क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस हमें अलाउ करता है कि जो हमारा जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको हम अपने तरीके से कस्टमाइज मैनर्स के थ्रू हम उसको मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स कैलकुलेशन और फाइनेंशियल बजटिंग कैन बी डन थ्रू पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपना बजट के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल बजट चेक कर सकते हैं और या सेट कर सकते हैं, और टैक्स की जो कैलकुलेशन होती हैं वो हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर पर्सनल फाइनेंस आर क्विकन, MS मनी एंड मनी 2003। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कौन से हैं पर्सनल फाइनेंस के। तो ये 3 हैं, 3 पॉइंट्स बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो उसमें ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं, क्विकन, MS मनी एंड मनी 2003। ये क्या है, पैकेजेस हैं पर्सनल फाइनेंस के। इन पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन डाटा इज़ इम्पोर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू द रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेन बाय द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है कि जो ऑनलाइन डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है ट्रांजैक्शंस में, जो मेंटेन किसके थ्रू हो रही होती हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस के थ्रू होती हैं। ऑटोमेटिकली जो हमारा डाटा होता है वो रजिस्टर हो जाता है रजिस्टर हो जाता है सॉफ्टवेयर में। अब वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, जो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती हैं, रजिस्टर में सेव हो जाती हैं, उनको हम इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल को हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आ जाती है कि ये हमारी ट्रांजैक्शंस थी, किस पर्पज़ के लिए की गई, कंप्लीट। जैसे ई स्टेटमेंट आ जाती है, आप किसी भी बैंक से अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की डिटेल लेते हो, सेम यहाँ पर ये इसी तरह से इसका मतलब आ जाता है कि आप ऑनलाइन अपनी जो डिटेल है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन सिस्टमेटिकली बी यूज टू कैलकुलेट टैक्सेस। पर्सनल फाइनेंस की जो स्टेटमेंट है या जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आती है वो किस लिए यूज़ होती है, कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेस को, और जो सर्टेन एक्टिविटीज़ में हमारे जो बजट्स आते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए ये हम पर्सनल फाइनेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू चेन। इसी इंक्लूड सो मैनी एक्टिविटीज़ दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट वेयर एंड हाउ टू यूज़ इट इन अ बिज़नेस। अब इसी जो है वो इंक्लूड्स करता है मैनी एक्टिविटीज़ पे जिनको हमारे लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको मैनेज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उसको कहाँ पर यूज़ करें और किस पर्पज़ के लिए हमने उसको बिज़नेस में कहाँ और कैसे बिज़नेस में हमने उन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है। इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मल्टीपल पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल एंड कस्टमर टाइप्स। अब जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है, वो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। सबसे पहले प्रोडक्ट कि कौन सा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है कंपनी का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, और थर्ड नंबर पे आता है कि कस्टमर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये 3 चीज़ें जो है इन पर डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। 1985 में मिचेल पोर्टर ने एक आइडिया दिया था वैल्यू चेन का। MCQs बनता है कि वैल्यू चेन का आइडिया किसने दिया था, उसकी मतलब किस ईयर में दिया था और कौन सी बुक में था। फेमस बुक का नेम था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ईयर कौन सा था 1985, और पर्सन का नेम क्या था, मिचेल पोर्टर, जिसने वैल्यू चेन का आइडिया दिया था। वैल्यू चेन इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ दैट ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अंडरटेक टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, promote, market, deliver and support the product or services itself।
अब इसमें क्या था कि जो वैल्यू चेन थी वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की। अब जो एक्टिविटीज़ थी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की वो आ रही थी कि जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसको किस तरह से प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में कैसे हम प्रमोट करना है, मार्केट डिलीवरेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर चीज़ जो कंप्लीट गाइड जो डिटेल थी ना वो किस में थी, वैल्यू चेन में थी। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। Porter identifies that there are some primary activities as well as certain supporting activities in a strategic business unit. पोर्टर ने आइडेंटिफाई किया था कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में कुछ अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं तो उनके साथ कुछ हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में सर्टेन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। ये किसने आइडेंटिफाई किया था? मिचेल पोर्टर ने ही किया था। अब यहाँ पर ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या था, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाई करना बिजनेस इसके कस्टमर को, कि हम जहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर हमने कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं, न्यू कस्टमर्स को हमने फाइंड आउट करना है, और जो हमारे उस जगह पर पहले से कस्टमर्स हैं हमने ये तरीक़ाकार बनाना है, इस तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे हम उन पहले वाले कस्टमर्स को अच्छे तरीके से मज़ीद सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसमें सर्विस करने डिफरेंट सर्विस परफॉर्म करने पड़ते हैं और मार्केट पर रिसर्च करना पड़ता है। सेकंड नंबर पर आता है डिज़ाइन। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट रिसर्च, इंजीनियर्स, ड्राइंग प्रिपरेशन एंड टेस्ट मेकिंग। अब इसमें क्या था, डिज़ाइन ऐसा सेकंड फेज़ आती है, इसमें जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका पहले एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से उसको किस स्टेज की तरफ लेके आना, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की तरफ लेकर आना प्रोडक्ट को। और डिज़ाइन फेज़ जो थी वो इंक्लूड किस पे करती थी, रिसर्च पे, इंजीनियरिंग पे, ड्राइंग प्रिपरेशन पे और टेस्ट मार्केटिंग पे। नेक्स्ट है परचेज़ मटेरियल एंड सप्लाईज़, के परचेज़ मटेरियल कौन सा था और आगे सप्लाईज़ कौन सी हैं। और ये रिलेट किससे कर रहा था, मटेरियल से, वेंडर की क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन से, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से, मॉनिटर क्वालिटी से एंड टाइमली डिलीवर से। अब इसमें क्या था, सबसे पहले प्रोडक्ट का मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। अब उसको कंस्ट्रक्शन फेज़ है ना, परचेज मटेरियल को परचेज़ करना, आगे सप्लाई करना। तो जो वेंडर्स सेलेक्ट करने थे उनको देखना था कि क्या जो हम वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशंस। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो से थे उन पे नेगोशिएशन थी। क्वालिटी को मॉनिटर करना कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट से बेस्टेस्ट होनी चाहिए, और जो उसका डिलीवरी टाइम है वो क्या होगा, कितने टाइम तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी होकर मार्केट में डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और क्रिएट सर्विसेज। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और क्रिएट सर्विसेज में एक्टिविटीज़ आती हैं जो रिलेट करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर इनटू फिनिश प्रोडक्ट। के मटेरियल जो हमारे पास था ना, मटेरियल परचेज़ किया था, अब उसको क्या करना है, मटेरियल से एक प्रोडक्ट जब क्रिएट करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन थी। मतलब मटेरियल से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद उसकी पैकिंग और फिनिश्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुई मटेरियल की, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट को फिनिश किया, उसकी फिनिशिंग में पैकिंग और उस फिर उसकी डिलीवरेंस आ गई। मार्केट एंड सेल। फिफ्थ पॉइंट है इसका, बायर्स अ वे टू परचेज एंड प्रोवाइड इंड्यूसमेंट फॉर देम टू डू सो, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, प्रमोशन, मैनेजिंग सेल्स, मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, प्राइसिंग, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशंस मैसेजेस या जनरेट करने हैं, कुछ सेल्स पर्सनस को मैनेज करना है, कहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उस चीज़ को मैनेज करना है, और जो प्रोडक्ट की प्राइस है हर एक चीज़ को क्या मैनेज करना है, किस स्टेप में, मार्केट एंड सेल में। डिलीवर में क्या था, एक्टिविटीज़ रिलेट टू स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो उसमें क्या स्टोरेज को देखते हैं, ये स्टोरेज से रिलेट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, किस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट की शिपमेंट कहाँ पर है, या टाइमली डिलीवर हो रहा है मटेरियल, उसका प्रॉपर हैंडल हो रहा है। ये लास्ट में ऐसे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। बस ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने ये हैंडआउट्स वाली वर्डिंग ही लिखनी है इसमें।
प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट। इसमें क्या आता है कि प्रमोट करना कंटिन्यूसली कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को, जिसमें इंस्टॉलिंग आगे टेस्टिंग, अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर करना या मेंटेन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, वारंटीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है नोट दैट लेफ़्ट टू राइट फ्लो डज नॉट मीन अ स्ट्रिक्ट टाइम सीक्वेंस फॉर दीज एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर अगेन ये पॉइंट्स ही मैं ये ना जो लास्ट में है ना, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस यूनिट प्राइमरी एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करता है। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटी हैं, जिसमें फर्स्ट पे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स और थर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। इस पूरे जो पैराग्राफ है ना ये वाला, इसमें अगर कोई याद करने वाली चीज़ है तो ये 3 पॉइंट्स है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इंडस्ट्री वैल्यू चेन है नेक्स्ट टॉपिक। It is useful to examine where a strategic business unit fits within the industry। सबसे पहले क्या चीज़ एग्जामाइन करनी होती है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है वो इंडस्ट्री में किस जगह पर लाई कर रहा है, किस जगह पर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, सारा कुछ फुलफ़िल हो रहा है। पोर्टर यूज़ द टर्म वैल्यू सिस्टम टू डिस्क्राइब लार्जर स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू विच बिजनेस यूनिट वैल्यू चेन इज़ एम्बेडेड। अब पोर्टर ने क्या किया था, एक स्पेशल जो टर्म थी वो यूज़ की थी। अब वो टर्म कौन सी थी, वैल्यू सिस्टम थी, जिसमें क्या था कि हमारा जो बिज़नेस यूनिट था, जिस बिज़नेस स्ट्रेटेजिक यूनिट को हमने स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन किया था, डिवाइड किया था। अब वैल्यू और सिस्टम में क्या था कि जो टर्म थी उसमें बिजनेस यूनिट जौन सा था उसकी एक्टिविटीज़ थी बिज़नेस यूनिट की, जो वो सारी चीज़ें एक जगह पर एम्बेड कर दी गई और उसको उसने नाम किस चीज़ का दिया, वैल्यू सिस्टम का दिया। डिफरेंट स्ट्रेटेजिक यूनिट्स आर एसोसिएटेड ईच हैविंग इट्स वैल्यू चेन टू फॉर्म इंडस्ट्री वैल्यू चेन। हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मतलब डिफरेंट स्ट्रेटेजिक यूनिट्स से एसोसिएट किए गए, हर एक की क्या थी, सेपरेट वैल्यू चेन थी। सेकंड से examine value chain on find that EC can help in 4 different ways। वैल्यू चेन को एग्जामाइन करना जहाँ पर हमारे पास EC हेल्पफुल है। अब उसकी 4 वेज़ हैं जहाँ पर EC हमारे पास हेल्पफुल है। फर्स्ट क्या है कि वो बिज़नेस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सेकंड क्या था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। थर्ड वन, इट हेल्प इन रीचिंग न्यू कस्टमर एंड सप्लायर्स के, जो मार्केट में न्यू कस्टमर्स हमने बनाने हैं और सप्लायर्स बनाने हैं उस तक हमें रीच करने में ये हेल्प देता है। और प्रोडक्ट को सेल करने के न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है कि हमने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। स्वॉट एनालिसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट अपने बिज़नेस की जब हम अपने बिज़नेस को एग्जामाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिस्टम में क्या वीकनेस है और स्ट्रेंथ्स हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या देखा जाता है कि इन्वायरमेंट में रहते हुए जहाँ पर हम अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी और फिर इस इन्वायरमेंट में हमें कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं। हर चीज़ जो होती है कंपनी की, बिज़नेस की, कि किस तरह से हमने ऑपरेट करना होता है, वो सारा कुछ इसमें देखना होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है कंपनी की हमारी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या न्यू हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमें क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें स्वॉट एनालिसिस में। नेक्स्ट है लेसन नंबर 38 सप्लाई चेन। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।